Welcome students. Our today's topic is coupling constant. See, every time I am showing you the syllabus that which portion we are covering. See, in the previous video we have done this part. ये वाला पार्ट किया था PMR स्पेक्ट्रा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये पूरा पार्ट नहीं किया था हमने, इसमें का थोड़ा पार्ट किया था। स्पेक्ट्रा पढ़ना बाकी है इसके, तो वो स्पेक्ट्रा पढ़ने के लिए हमें थोड़ी ये कपलिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग इसके स्पेक्ट्रा स्टडी कर पाएंगे। तो इसका ये जो टॉपिक है इसको हमने हाफ ही स्टडी किया था, और जो पार्ट स्टडी किया था हमने तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब स्पेक्ट्रा स्टडी करने से पहले हम लोग कपलिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम ये स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशंस ऑफ कपलिंग कांस्टेंट विद डायहेड्रल एंगल। ठीक है, वेरिएशंस ऑफ कपलिंग कांस्टेंट विद डायहेड्रल एंगल, ये टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इसके बारे में इस टॉपिक को लेकर क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है दैट डिफाइन कपलिंग कांस्टेंट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ कपलिंग कांस्टेंट विद डायहेड्रल एंगल, and this question is asked for 4 marks. So first of all, what is coupling constant? coupling constant को हम लोग J से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने इसके पहले पढ़ा है स्प्लिटिंग कैसे होती है। अगर डबलेट होता है तो डबलेट हम लोग इस तरह ड्रॉ करते हैं, ट्रिपलेट होता है तो ट्रिपलेट हम लोग इस तरह ड्रॉ करते हैं। ओके, अब डबलेट और ट्रिपलेट कैसे आया है इसके पहले वीडियो में भी मैंने बहुत बार बताया है किस तरह आता है। ये n+1 रूल से आता है, n+1 इस n+1 रूल से आता है। ठीक है, और ठीक है, ओके, ये तो हमारा डबलेट है। हमको मेन चीज़ क्या पढ़ना है, कपलिंग कांस्टेंट क्या है। तो अगर सपोज ये डबलेट है तो डबलेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, वो फिक्स होता है। ठीक है, अगर ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट इन दो के बीच का डिस्टेंस और इन दो के बीच का डिस्टेंस वो हो जाएगा जे की वैल्यू, मतलब वो हो जाएगा कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के बताऊंगी मैं आगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप ऑफ कंपाउंड्स में ये कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैसी कैसी होती है। सबसे पहले बात तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। कपलिंग कांस्टेंट को हम लोग जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट है हर्ट्ज, और डेफिनेशन है इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन स्प्लिटिंग पिक्स। जो स्प्लिटिंग पिक्स है जैसे डबलेट, ट्रिपलेट, मल्टीप्लेट, स्प्लिटिंग पिक्स, उसके बीच का डिस्टेंस होता है जे, कपलिंग कांस्टेंट। अब ये मैंने एग्जांपल देके बताया है कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। अब सपोज हमें ये कुछ नहीं है, सपोज़ इस तरह का हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक है, डबलेट मिलता है और ये ट्रिपलेट मिलता है। तो ये जो डिस्टेंस दो स्प्लिटिंग का, ये जो स्प्लिटिंग है इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये जे है, इसमें इसका डिस्टेंस का बीच में इसका डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस लेते कैसे हम लोग, ये बीच से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये पॉइंट बीच का सेंटर का और इसका सेंटर का पॉइंट ये होता है। ठीक है, ये होता है कपलिंग कांस्टेंट। वैसे इन दोनों के, इसका बीच का पॉइंट और इसके बीच का पॉइंट, इन दोनों का डिस्टेंस होता है कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट लेते हैं हमेशा। तो ये हो गया कपलिंग कांस्टेंट जे वैल्यू, और जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यूज़ है वो सिर्फ 0 से 20 हर्ट्ज तक ही होती है। इस रेंज तक की हम लोग देखते हैं। जैसे आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें समझ में आता जाएगा कि जे की वैल्यूज़ कैसी होती है और इसका क्या यूज़ है NMR स्पेक्ट्रा में। ठीक है, अब देखो, अगर हमें कोई स्पेक्ट्रा मिलता है तो स्पेक्ट्रा में इसका यूज़ कैसे है। ठीक है, स्पेक्ट्रा में इसका यूज़ कैसे है। तो देखो, सपोज़ ये एक स्पेक्ट्रा मिला है हमको। ठीक है, ये एक स्पेक्ट्रा मिला है, इस स्पेक्ट्रा में ये दो सिंगलेट है और ये डबलेट है। ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें दो ग्राफ दे रही है, ये एक ग्राफ दे रही है, ये एक ग्राफ दे रही है, और जो इंस्ट्रूमेंट है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। वो फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज़ भी हो सकती है, 200 मेगाहर्ट्ज़ भी हो सकती है। ठीक है, वो अपने ऊपर है कि हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट को किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं।
तो देखो अगर 100 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑपरेट हो रहा है तो 2 सिंगलेट हमको इस तरह पास पास में मिलेंगे, ठीक है। और डबलेट भी, डबलेट तो सेम, डबलेट इसे डबलेट मिला है, ठीक है। अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी इंस्ट्रूमेंट की, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद क्या होगा, ये जो सिंगलेट है जो पास पास में दिख रहे थे वो दूर दूर दिखने आए और दूर दूर दिखेंगे हमको, मतलब क्लियरिटी आएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या हो जाएगा, क्लियरिटी, पीक्स की क्लियरिटी। जो सिंगलेट हमको पास पास में दिख रहे थे फ्रीक्वेंसी, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद वही सिंगलेट हमको अभी प्रॉपर दूर दूर समझ में आ रहा है। इससे समझ में आ रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद कि ये दोनों सिंगलेट पीक थे। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी कम थी हमारी 100, अगर हमने 100 मेगाहर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी पे रखा था तो उससे हमको लग रहा था कि तो जो सिंगलेट है ये डबलेट समान दिख रहे थे हमको, ठीक है। इसलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पर ही इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करते हैं ताकि हमको पीक्स बराबर डिस्टिंग्विश कर सके। अब सेकेंड इसमें क्या है, डबलेट। ये तो इसमें भी कम, इसमें भी डबलेट दिख रहा था और जब फ्रीक्वेंसी ने बढ़ा दिए तो भी हमको क्लियरली दिख ही रहा है। तो यही बताया है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी कितना भी बढ़ा ले, लेकिन जो डबलेट की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इधर भी 10 मेगा, इधर भी 10 हर्ट्ज़ है और इधर भी 10 हर्ट्ज़ है, ठीक है। थोड़ा दूर दिख रहा है लेकिन बराबर ये दोनों सेम ही है, ठीक है। ये थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने, लेकिन इसको बराबर तुम लोग एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना। तो देखो जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद भी डबलेट के बीच का डिस्टेंस कम नहीं हुआ, लेकिन जो सिंगलेट थे वो पहले 10, उनके बीच का डिस्टेंस 10 हर्ट्ज़ था, लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया उनके बीच का डिस्टेंस 15 हर्ट्ज़ हो गया। तो यही है। सपोज इसके जगह अगर डबलेट है, अगर ट्रिपलेट लेते हम लोग, इस तरह ट्रिपलेट लेते, तो अगर हम लोग इसको 100 मेगाहर्ट्ज़ में करते तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 100 मेगाहर्ट्ज़ में भी उतना ही रहता, और 200 मेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद अगर स्पेक्ट्रा लेते तो भी ये डिस्टेंस उतना ही रहता। बढ़ता क्या, बस ये डिस्टेंस बढ़ता, केमिकल शिफ्ट वो बढ़ता, थोड़ा सा दूर दिखने लगते। और ये डबलेट है, इनके बीच का भी डिस्टेंस इतना ही रहता, बस ये थोड़ा दूर हो गया रहता और ये थोड़ा दूर हो गया रहता, दोनों के बीच में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस खुल के दिखने लगे रहते, ठीक है। सिर्फ खुल के दिखते हैं सारे पीक, लेकिन डबलेट के ये जो जे की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ा लो। तो ये हो गया कपलिंग कांस्टेंट हमारा, ठीक है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ कपलिंग कांस्टेंट। इससे कोई भी स्पेक्ट्रा मिलता है हमको, इसका क्या यूज़ है स्पेक्ट्रा के अंदर, तो हम लोग देखो सामने जब तुम पढ़ोगे टाइप्स तब तुम्हें और क्लियर हो जाएगा कि हमें इसका क्या यूज़ है स्पेक्ट्रा के अंदर, हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ये तो कांस्टेंट होता है, फिर क्यों पढ़ते हैं। हर एक हाइड्रोजन की अपनी अपनी अलग अलग चेज कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू होती है। उस कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू से हमें समझ में आता है ये किस टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी हेल्प करता है स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए। जब स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं हम लोग किसी भी कंपाउंड का, तो उसमें कपलिंग कांस्टेंट का भी एक रोल प्ले होता है, ये भी एक रोल प्ले करता है हमको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन में पढ़ ली कपलिंग कांस्टेंट क्या होती है। अब हम लोग देखते कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। अब पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी, देखो मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में कि जो साइड के ये जो सपोज इस तरफ के कार्बन है, एक मिनट, मैंने बताया था अगर ये इस टाइप के कार्बन है, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन है ना, इन दोनों की कपलिंग कांस्टेंट मतलब कि स्पिन कपलिंग ही रहता है। कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आती है, ये इसकी वैल्यू, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आती है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू के कपल करने से, ये जो दो हाइड्रोजन नेबरिंग हाइड्रोजन वो आपस में कपल करते हैं और स्पिन कपलिंग होती है। इसकी स्पिन और इसकी स्पिन, दोनों की स्पिन को कपल करते हैं, कपलिंग होता है। और कपलिंग होने के बाद स्प्लिटिंग होती है, इस तरह की डबलेट ट्रिपलेट स्प्लिटिंग मिलती है, और स्प्लिटिंग मिलने के बाद ही हमको डिस्टेंस कपलिंग कांस्टेंट मिलता है ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कब होती है, जे की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब ये दो जो हाइड्रोजन है जो कपल करने वाले हैं उन दोनों की स्पिन अगर अपोजिट होगी, इसकी स्पिन और इसकी स्पिन अगर अपोजिट होगी तो हमें जे की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। और अगर इन दो जो कपलिंग हाइड्रोजन है जो साइड के नेबरिंग
नेबरिंग कपलिंग जो हाइड्रोजन है, अगर उन दोनों की स्पिन पैरेलल होगी तो हमें जे की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और पढ़ लिया हमने कपलिंग कांस्टेंट में कि कपलिंग कांस्टेंट की एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक नेगेटिव वैल्यू होती है, कब कब होती है ये मैंने बताया। ठीक है, अब उसके बाद कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू वो डिपेंड करती है दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जो वैल्यू है कपलिंग कांस्टेंट जे की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ कितने कोवलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन कपल्ड प्रोटॉन। अब ये जो 2 पॉइंट्स है ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, तब तुम टाइप्स पढ़ लोगे तब इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ये वैल्यू, इसकी वैल्यू इन दो के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहले हम लोग टाइप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें ये समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, टाइप्स पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमें देखो ये कपलिंग कांस्टेंट है, कैसे लिखना है, कपलिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन है और किस तरह लिखना है। ये पॉइंट वाइज स्टार है, ये स्टार पॉइंट वाइज इस पैटर्न में लिखना है तुम्हें। ठीक है, 2 माह के लिए यहाँ तक तुम्हारा पोर्शन यहाँ तक हो गया है। डिफाइन कपलिंग कांस्टेंट जो पहला पार्ट है डिफाइन कपलिंग कांस्टेंट, तुम्हें उसके लिए यहाँ तक लिखना पड़ेगा यहाँ तक। और जो सेकेंड पार्ट है वेरिएशंस ऑफ कपलिंग कांस्टेंट विद डाईहेड्रल एंगल, ये जो सेकेंड पार्ट है इसका वेरिएशंस ऑफ कपलिंग कांस्टेंट विद डाईहेड्रल एंगल, वो हम लोग टाइप्स में पढ़ेंगे। जो टाइप्स है उसके अंदर ये पोर्शन आ जाएगा। तो ये 4 माह के लिए पूछते हैं, 2 माह के लिए, ये 2 माह के लिए, 2 माह के लिए इतना है, सफिशिएंट है। ये मैंने एक्सप्लेन करके बताया इसलिए बड़ा दिख रहा है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स पढ़ लेते हैं, इसके टाइप्स ऑफ कपलिंग क्या होते हैं।